बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स क्लास में आपको खुशामदीद। लास्ट वीक ईद से पहले हमारी फिजिक्स की क्लास हुई थी और उसमें हमारा जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है वो चल रहा था। मोशन नाम है इस चैप्टर का। इस चैप्टर को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ होता है। पहले हिस्से के अंदर हम पुरानी जो मैथ फिजिक्स की मालूमात हमने मैट्रिक में हासिल की होती है, हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं क्योंकि वो बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। और दूसरे हिस्से में हम फिर कुछ नई चीज़ें पढ़ते हैं। तो अभी तक हमारा पहला पार्ट ही चल रहा है। हम थोड़ा सा पुरानी जो हमने मैट्रिक में चीज़ें पढ़ी हुई है उनको थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत काम की चीज़ होती है। आपको आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर आपने पीछे की चीज़ें ना समझी। अब तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा? रेस्ट देखा क्या होता है, मोशन देखा क्या होता है, मोशन की टाइप्स देखी हमने, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन जैसी टर्म्स पढ़ी हमने, फोर्स पढ़ा हमने, फोर्स क्या होता है, और फिर फोर्स के रिलेट जो 3 न्यूटन्स के लॉ थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो हमने पढ़े। फिर हमने वेट वगैरह भी पढ़ लिया था, लेकिन वेट को हम थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलते हैं क्योंकि वेट एक बहुत अहम चीज होगी। जो अभी डेरिवेशन आपके आज या कल में हम करेंगे ना, उसमें वेट बहुत काम का होता है। लिहाजा थोड़ा सा वेट को हम यहाँ से रिवाइज करना शुरू कर देते हैं। वेट आपको बताया था कि वेट जो होता है मास से अलग चीज होती है। फिजिक्स में वेट अलग है, मास अलग है। केमिस्ट्री में आप इनको एक कह सकते हो, बल्कि कहते भी हो, लेकिन फिजिक्स की टर्म्स के अंदर वेट इज अ सेपरेट थिंग, मास इज अ सेपरेट थिंग। मास असल में तो वजन होता है, किलोग्राम में आप मेजर कर रहे हो। तो वेट क्या होता है? वेट फोर्स है। वेट फोर्स ही है, बस एक खास किस्म की फोर्स को कहते हैं हम वेट। वेट कौन सी फोर्स है? जो अर्थ अप्लाई करती है हर ऑब्जेक्ट पर, उसको अपनी तरफ खींचती है। जैसे कि ये डायग्राम में अगर आप देखें, आपको अर्थ नजर आ रही है, ये अर्थ है। अब इस अर्थ के पास एक ये छोटी सी बॉल है, तो ये बॉल यहाँ रुकी नहीं रहेगी, बल्कि जैसे अगर आप इसको छोड़ दोगे तो आप देखोगे अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी और ये नीचे की तरफ आएगा। तो अब अर्थ ने इसको जो अट्रैक्ट किया है, तो जाहिर बात है अर्थ ने एक फोर्स अप्लाई की है इसको अपनी तरफ खींचने के लिए। उस फोर्स को आप कहते हो वेट। वेट इज अ फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी। वेट वो फोर्स है जो अर्थ अप्लाई करती है हर बॉडी पर, उसको अपनी तरफ खींचती है। एक बात। दूसरी बात कि वेट हमेशा अर्थ की तरफ होता है, यानी कि डाउनवर्ड, हमेशा अर्थ की तरफ, अर्थ के सेंटर तक जा रहा होता है। तो हमेशा जब भी आप किसी बॉडी का वेट देखते हो, उसकी डायरेक्शन देखो अगर आप, कि ये वेट, इस बॉडी पर जो वेट लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, तो आप हमेशा उसको नीचे की तरफ लगाओगे एरो। ठीक है, ऐसे ही इसकी डायरेक्शन होती है वेट की। तो वेट क्या है? वेट वो फोर्स है जो अर्थ अप्लाई करती है हर ऑब्जेक्ट पर, और इस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की तरफ खींचा चला आता है। वेट की डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ होती है। और तीसरी बात, वेट जो है वो चेंज होता है। मास जो है वो एक ही रहता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अगर यहाँ अर्थ में जो है, अगर आप मून पे जाके उसका मास नापेंगे, सेम आएगा। एक 100 किलोग्राम का मास है, अगर आप मून पे ले जाके उसका मास मेजर करो, 100 किलोग्राम ही आएगा। लेकिन वेट फर्क कर जाता है। अगर इस ऑब्जेक्ट का वेट यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 100 न्यूटन है, तो जब आप मून पर ले जाकर के उसको नापोगे तो 100 नहीं होगा, कम होगा, बहुत कम होगा, तकरीबन 9-10 न्यूटन होगा। तो वेट कम होता है। वेट जितनी आप अर्थ से दूर जाते जाओगे, वेट कम होता जाता है। आप अगर अर्थ की सरफेस पर हो, सबसे ज्यादा वेट होगा। अब अगर आप ऊपर जाते जाओगे, स्पेस की तरफ जाते जाओगे, आसमान की तरफ जाते जाओगे, ऊपर की तरफ, ऐसे वेट की अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ अगर आप जाते जाओगे, वेट रिड्यूस होता जाएगा, कम होता जाएगा। और अगर आप स्पेस में निकल जाएंगे, खला में निकल जाएंगे, तो वेट ना होने के बराबर, जीरो होगा तकरीबन। ठीक है, तो ये याद रख लीजिए, 3 मेन बातें होती हैं। पहली कि वेट फोर्स होती है जो अर्थ अप्लाई करती है। दूसरी, ये हमेशा नीचे की तरफ एक्ट कर रही होती है। और तीसरी, वेट फिक्स नहीं होता, जितना आप ऊपर जाते जाओगे ये उतना कम होता जाता है। वेट का फॉर्मूला है ये, W = mg। मास तो मैंने अभी आपको बताया, ये m मास है, और मैंने आपको बताया मास फिक्स होता है। यानी आप अर्थ की सरफेस पर हो, या 10 मीटर ऊपर या 1000 मीटर ऊपर, मास तो फिक्स होता है। तो वेट फिर क्यों चेंज हो रहा है? इस जी की वजह से। जी चेंज होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट अर्थ से दूर जाता जाएगा, मास उसका सेम रहेगा, लेकिन उसमें जी की जो वैल्यू है वो कम होती जाती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जितना आप ऊपर जाते जाओगे कम होता जाता है, और इसके कम होने की वजह से वेट आपका रिड्यूस होता रहता है। ठीक है, तो ये 3-4 बातें जरा वेट की याद रख लिएगा। वेट का यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है, क्योंकि ये फोर्स है, और फोर्स का यूनिट अप्लाई होता है। वेट वेक्टर नेचर के एतबार से वेक्टर है, क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, ये टुवर्ड्स द अर्थ इसकी डायरेक्शन होती है, क्योंकि इसकी प्रॉपर डायरेक्शन है एक नीचे की तरफ, डाउनवर्ड
डाउनवर्ड डायरेक्शन मौजूद होती है तो हम कहेंगे कि वेट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, और वैसे भी फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये भी फोर्स है, लिहाजा ये वेक्टर क्वांटिटी जाती है। तो ये वेट था जो हमने लास्ट क्लास में डिटेल में पढ़ा था, थोड़ा सा मैंने आपको इसको रिवाइज करा दिया। उसके बाद इक्वेशंस ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन देख लेते हैं। ये भी आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, बल्कि आपने मैट्रिक में तो इसमें ड्राइव भी किया हुआ है। रेक्टिलिनियर मोशन किसे कहते हैं? अगर आप हॉरिजॉन्टली मूव करें, यानी कि ऐसे लेफ्ट राइट, जैसे मेरा माउस हिल रहा है ना इस वक्त, लेफ्ट राइट, अगर आप ऐसे चलते हैं, जैसे हमारी यहाँ रोडों पे गाड़ियां चल रही होती हैं, तो गाड़ियां कैसे जा रही होती है? लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट, ऊपर नीचे मूव नहीं कर रही। तो ऐसे ऐसे अगर आपको लेफ्ट राइट मूव कर रहे होते हो तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, यानी हॉरिजॉन्टल मोशन। या दूसरी जबान में बोले तो ग्राफ में आप जानते हैं दो एक्सिस होते हैं, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस कहते हैं इसको, माउस देखिएगा, ये वाई एक्सिस होता है वर्टिकल, और एक्स एक्सिस कहते हो इसको आप हॉरिजॉन्टल। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होगा? एक्स एक्सिस पे होता है, हॉरिजॉन्टली ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, उस मोशन को आप कहते हो रेक्टिलिनियर मोशन। बहुत सारे एग्जांपल है, अगर आप उठे और आगे चले जाएं, ये रेक्टिलिनियर मोशन है, क्योंकि आपने एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टली ट्रेवल किया है। जो हम रोड पे गाड़ियां चला रहे होते हैं वो रेक्टिलिनियर मोशन होता है, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे ही मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। अब अगर आप रेक्टिलिनियर मोशंस पे होते हैं, यानी अगर आप हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं, तो ये तीन इक्वेशंस को बहुत अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। इनको आप कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये आपने मैट्रिक में ड्राइव किए, यहाँ ड्राइव नहीं करना, बस यहाँ आपको जहन में रखना है, इसको न्यूमेरिकल्स के हवाले से आपने इनको याद करना है। मैट्रिक में आपने इनको ड्राइव किया था। इन तीन इक्वेशंस को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसी इक्वेशंस को कहते हैं जिनमें कम से कम चार वेरिएबल्स आ रहे हो। मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। डिस्टेंस होता है यानी एस, इनिशियल वेलोसिटी होता है यानी वी आई, फाइनल वेलोसिटी होता है यानी कि वी एफ। ठीक है, एक ये है वी एफ, इसको आप फाइनल वेलोसिटी कहते हो। ये होता है वी आई, इसको आप इनिशियल वेलोसिटी कहते हो। इसको आप कहते हो एक्सेलरेशन, इसको आप कहते हो टाइम, और ये होता है डिस्टेंस एस। पांच वेरिएबल्स हैं हमारे पास। रेक्टिलिनियर मोशन में पांच चीजें होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, पांच फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन में पांच फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, एस यानी डिस्टेंस, वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी, वी आई यानी इनिशियल वेलोसिटी, ए यानी एक्सेलरेशन, और पांचवा होता है टी यानी टाइम। ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इनमें आप गौर से देख ले चारों को। इनमें से पांच जो वेरिएबल्स हैं, हर इक्वेशन में चार हैं कम से कम। देख लेते इसमें चार कौन सी है? वी एफ, वी आई, ए और टी। इसमें चार कौन सी है? एस, वी आई, ए और टी। इसमें चार कौन सी है? ए, एस, वी एफ और वी आई। ऐसी इक्वेशंस को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें मोशन के जो पांच वेरिएबल्स होते हैं उन पांच में से कम चार आ रहे हो। ठीक है, तो ये चारों इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये सॉरी तीन जो है ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है। इन तीनों को याद रख लेगा। हमें अगर इन इक्वेशंस ऑफ मोशंस के जरिए अगर हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज मालूम होती हैं और अननोन होती है, तो अननोन हम मालूम कर लेते हैं इससे। इसको हम न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया रेक्टिलिनियर मोशन, और रेक्टिलिनियर मोशन के लिए ये इक्वेशंस आपके पास तीन मौजूद हैं। अब आते हैं मजीद आगे बढ़ते हैं। ये हमने बात की है रेक्टिलिनियर मोशन की, जब हमने बात की तो हमने ये बात की है हॉरिजॉन्टल मोशन की। व्हाट अबाउट द वर्टिकल मोशन? वर्टिकल मोशन की क्या बात, उसकी भी बात कर लेते हैं हम। वर्टिकल मोशन को हम अपनी सीधी सी सादा सी जबान में फ्री फॉलिंग बॉडीज भी कह सकते हैं। फ्री मतलब छोड़ दो, आप उसको आजाद कर दो, फॉलिंग मतलब वो नीचे गिरे। ठीक है, इसमें लिफ्ट नहीं आएगी। लिफ्ट जो होती है, इट इज नॉट अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, क्योंकि वो ना फ्री नहीं होती है, वो तो रस्सी से जुड़ी हुई होती है, और ना वो नीचे गिर रही होती है, उसको तो आप बकायदा ऊपर नीचे मूव कर रहे होते हो। तो लिफ्ट की एग्जाम्पल नहीं होगी यहाँ पे। लिफ्ट हमारे पास आगे चैप्टर में आएगा। तो अब हम जरा वर्टिकल मोशन की तरफ देखते हैं। वर्टिकल मोशन में हम बात करेंगे अभी सिर्फ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज की। फ्रीली फॉलिंग बॉडीज क्या होता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दें का मतलब हो कि आपने उसको फ्री कर दिया, क्या होगा? वो हॉरिजॉन्टल मूव करेगा? नहीं। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हो, आप अपने हाथ में पहन लो और उसको फ्री कर दो, छोड़ दो अपने हाथ से, उसको आजाद कर दो, क्या होगा? वो नीचे मूव करेगा, यानी वर्टिकल मूव करेगा। ऐसे ये मेरे हाथ में बॉल है लाल कलर की, मैंने इसको फ्री कर दिया, छोड़ दिया, तो ये क्या होगा? फॉल, नीचे गिरेगा, फ्रीली फॉलिंग। ठीक है, तो इस मोशन की अब हम बात करेंगे, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज की, कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दूं तो वो नीचे की तरफ फॉल करता है, इसको आप कहते हो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। इसमें हम ऊपर की तरफ के मोशन को भी ले लेते हैं। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे ये डायग्राम देखें आप जरा, ये हमारे पास एक रेड बॉल है,
अगर मैं इसको छोड़ दूंगा, फ्रीली फॉलिंग कर दूंगा इसको, तो ये नीचे की तरफ जाएगी। इसमें हम ऊपर वाली डायरेक्शन भी ले लेते हैं कि अगर मैं इसको ऊपर की तरफ फेंकता हूँ तो ये ऊपर जा रही है। तो ये हमारे पास दो वर्टिकल मोशन हो रहे हैं, नीचे की तरफ डाउनवर्ड और ऊपर की तरफ अपवर्ड। ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल्स में सिचुएशन आएंगी, तो इसके लिए दो तीन बातें जरा जहन में रखनी होंगी आप। पहली बात ये, क्या अगर आप ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, छोड़ देते हैं, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है, यानी कि ये डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड के अंदर इनिशियल वेलोसिटी आप 0 कंसीडर करते हो। क्यों? क्योंकि जब आपने उसको छोड़ा था तो उस वक्त वो रुकी हुई थी। स्टार्टिंग में क्या थी? वो रुकी हुई थी ना, आपके हाथ में पेन है, वो रुका हुआ है। आपने जब उसको छोड़ा, वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो स्टार्ट में उसकी क्या वेलोसिटी थी? 0 थी, क्योंकि वो रुका हुआ था। तो अगर डाउनवर्ड मोशन होता है, नीचे की तरफ मोशन होता है, तो हम क्या कंसीडर करते हैं? फॉर डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन के अंदर जब भी आपको डाउनवर्ड मोशन महसूस हो किसी न्यूमेरिकल में कि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है, तो आप कहोगे इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। ये बात आपको बताई भी नहीं होती, आप खुद निकाल लेते हो, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन के दौरान शुरू में ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। एक बात। दूसरी बात, ये जो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज होती है, इनके अंदर हम एक्सेलरेशन को जी कहते हैं, स्मॉल जी। मैट्रिक में आपने पढ़ा है, इस स्मॉल जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है कितनी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन का टर्म होता है रेक्टिलिनियर मोशन में, जो एक्सेलरेशन का टर्म था, ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? जी के अंदर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों? वाई? क्योंकि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे, उस पर एक ही फोर्स एक्ट कर रही होती है, वेट। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे, तो वो जो नीचे आ रहा है, किस वजह से आ रहा है? वेट उस पर अप्लाई हो गया, अर्थ ने उसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, वेट। अब वेट जो होता है, अर्थ अप्लाई कर रहा होता है, वो तकरीबन हर ऑब्जेक्ट पर सेम लगा रही होता है फोर्स। तो उससे जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा होता है, वो एक ही जैसा आ रहा होता है। तो इसलिए हम कहते हैं उस ए को वेलोसिटी में चेंज जो है, उसको आप एक्सेलरेशन कहते हो। तो हम कहते हैं कि वो फिक्स हो जाता है, कितना? 9 पॉइंट। या आगे के चैप्टर में आपको पता चलेगा कि ये 9.8 भी फिक्स नहीं होता, ये भी चेंज होता है। लेकिन अभी हम यहाँ पर इसकी ये बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम वो बहुत बड़े हाइट पे फर्क होता है, यहाँ पर वो मायने नहीं रखता। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के अंदर पहला मोशन हम ले रहे हैं डाउनवर्ड मोशन, यानी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है। अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा होता है, डाउनवर्ड होता है, तो याद रख लें इनिशियल वेलोसिटी होती है 0, क्योंकि स्टार्ट के अंदर उसकी वेलोसिटी होती है 0। और जो एक्सेलरेशन होता है, हम एक्सेलरेशन यूज नहीं करते, उसकी जगह हम जी यूज करते हैं, और जी से मुराद होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जमीन की वजह से एक्सेलरेशन। और जी की वैल्यू को हम छोटे डिस्टेंसेस के अंदर फिक्स लेते हैं, कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम बात करते हैं अपवर्ड मोशन की। ऊपर की तरफ अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है, ये वाला ऊपर की तरफ अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है, अगर ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा होता है, तो फाइनल वेलोसिटी हम लेते हैं 0। क्यों फाइनल वेलोसिटी 0 लेते हैं? आप एक पेन लें, उठा के ऊपर फेंकें, उछालें। आप जब उसको उछालेंगे, शुरू में उसके अंदर वेलोसिटी होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, और बिल्कुल आखिर में जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, और वो रुक जाएगा। उसके बाद फिर वो दूसरा मोशन शुरू हो जाएगा, डाउनवर्ड। तो अगर हम खाली अपवर्ड देखें, सिर्फ ऊपर की तरफ जाते हुए बॉल को देखें, तो हो क्या रहा है? शुरू के अंदर उसके अंदर वेलोसिटी थी, ऊपर जा रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी कम हो गई, और ऊपर जाके उसकी वेलोसिटी रुक गई, यानी बिल्कुल एंड में जाके उसकी वेलोसिटी हो गई 0। और एंड की वेलोसिटी को आप कहते हो फाइनल वेलोसिटी। तो अपवर्ड मोशन में चूंकि आखिर के अंदर जाकर वेलोसिटी 0 हो जाती है, सो वी कॉल Vf इज इक्वल टू 0। अपवर्ड मोशन में हम Vf को 0 लेते हैं। इसी तरीके से एक्सेलरेशन आपको पता है, अभी बता दिया मैंने आपको कि अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन में हम एक्सेलरेशन को, लेट्स स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था फ्रीली फॉलिंग बॉडीज का अपवर्ड मोशन, ऊपर की तरफ अगर ऑब्जेक्ट अगर जा रहा होता है, तो आखिर में जाके उसकी वेलोसिटी 0 होती है। शुरू में उसमें वेलोसिटी होती है, एंड में जाके रुक जाती है। आप इसको प्रैक्टिकली करके देख ले, एक ऑब्जेक्ट ले, ऊपर उठा ले, शुरू में उसमें वेलोसिटी है, तभी वो ऊपर जा रही है, लेकिन एंड में जाके उसकी वेलोसिटी 0 होती है, और वो जाना बंद कर देती है, रुक जाती है। तो अपवर्ड मोशन के अंदर आखिर में जाके ऑब्जेक्ट 0 हो गया वेलोसिटी उसकी, लिहाजा हम कहते हैं फाइनल 0।
इसी तरह एक्सेलरेशन, चूंकि अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन दोनों के अंदर, वर्टिकल मोशन में हम ए को जी कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ पर अपवर्ड मोशन में भी हम ए को जी कहेंगे, लेकिन जी की वैल्यू हम लेंगे माइनस, माइनस की लेंगे कितनी, वही सेम 9.8, बट इन माइनस, माइनस में लेंगे। क्यों? एक्सेलरेशन माइनस कब होता है? जब वेलोसिटी कम होती है। जब वेलोसिटी कम होती है तो हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन माइनस है। और अपवर्ड मोशन में वेलोसिटी कमी तो हो रही है, आपने जब उसको उछाला था अच्छी वेलोसिटी थी उसकी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी रिड्यूस होते 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 कम होते होते एंड में आके जीरो हो गई। यानी अपवर्ड मोशन में मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ? वेलोसिटी कम हो रही है, और जब वेलोसिटी कम होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, इसलिए हमने जी को नेगेटिव लिया है। 9.8 वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि यहाँ पर अर्थ इन्वॉल्व है, ग्रेविटी इन्वॉल्व है, तो वैल्यू सेम होगी 9.8 बट इन माइनस। तो ये दो बातें हैं अहम तरीन फ्री फॉलिंग बॉडीज के अंदर, याद रख लीजिएगा इसको, डाउनवर्ड और अपवर्ड मोशन के हवाले से। अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है यानी जमीन की तरफ आ रहा है, तो आप कहेंगे इनिशियल जीरो है और ए की वैल्यू क्या है? प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा है तो आप कहोगे कि फाइनल जीरो है, और ए को आप जी कहेंगे और जी की वैल्यू कितनी लेंगे? 9.8 नहीं, माइनस 9.8। ठीक है, तो अब यहां पर जो हमारे पास रेक्टिलिनियर की ये जो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन थी, ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हॉरिजॉन्टल के लिए थी। हम इन तीनों इक्वेशंस को वर्टिकल मोशन पर भी अप्लाई करते हैं। इन तीनों इक्वेशंस को हम वर्टिकल मोशन के लिए भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये सारी जो वेरिएबल्स हैं ये वर्टिकल मोशन में होता है। फाइनल, इनिशियल, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस, सब कुछ होता है। लिहाजा इन तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन को आप फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए भी यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक ख्याल रखिएगा, ए को हम ए नहीं कहते, जी कहते हैं। लिहाजा ए को हम क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे जी से। और इसी तरह एस जो होता है ये डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस चौड़ाई में अच्छा लगता है, ठीक है, रेक्टिलिनियर में अच्छा लगता है। लंबाई में हम डिस्टेंस कहने के बजाय हम इसको हाइट कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हम एस नहीं कहते, हम कहते हैं एच यानी कि हाइट, और ये ए जो है ये हो जाता है जी। तो ये दो चेंजिंग हो जाती है, और आपकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन रेक्टिलिनियर मोशन के लिए थी वही आपकी फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए भी अप्लाई हो जाती है। तो ये तीनों इक्वेशंस आपकी वही सेम है जो आपकी रेक्टिलिनियर मोशन में थी। यहाँ पर वर्टिकल मोशन में भी हम इन्हीं तीनों इक्वेशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, बट विथ सम लिटिल चेंजेस। ए नहीं लिखेंगे, हम जी लिखेंगे, क्योंकि जी की वजह से आपको पता चल जाएगा कि ये वर्टिकल मोशन है। और एस नहीं लिखेंगे, एच लिखेंगे, क्योंकि एस जो होता है डिस्टेंस, वो हम हॉरिजॉन्टल नापने वाली हॉरिजॉन्टल लेंथ को कहते हैं, और वर्टिकल लेंथ को आप डिस्टेंस के बजाय हाइट कहते हैं, अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे आप कहते हैं ना चौड़ाई और लंबाई, वो वाला फर्क। तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशंस के हवाले से कुछ बात करनी थी, रेक्टिलिनियर मोशन और फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, वो भी मैंने कर ली। अब आगे बढ़ते हैं, टेंशन की तरफ जाते हैं। ये भी हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया था, बल्कि थोड़ा सा नहीं काफी पढ़ लिया था, इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। टेंशन मैंने आपको बताया था कि आप, बल्कि डायग्राम के जरिए भी आपको दिखाया था कि अगर आप एक स्ट्रिंग लें, एक धागा ले लें, एक रस्सी ले लें कोई सी, और उस रस्सी पे कोई फोर्स नहीं है, लेकिन जैसे ही उस रस्सी में आपने नीचे वेट लगाया कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई ईंट वगैरह आपने रख दी, उसमें नीचे लगा दिया, आपने जोड़ दी रस्सी से, तो अब उस ऑब्जेक्ट का एक वेट होगा, और मैंने आपको बताया वेट हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करता है। जरा इसकी डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं, तो ये हमारे पास सपोज कर लें जी कि ये रस्सी आ गई, ब्लू रस्सी। ब्लू रस्सी तो अजीब लग रही है, थोड़ी सी चौड़ी कर लेते हैं और इसको ब्लैक कर लेते हैं, ब्लैक अच्छी लगती है। ये हमारे पास रस्सी है, इस वक्त रस्सी पे कोई फोर्स नहीं है, वजह ही नहीं है, जरूरत ही नहीं, बन भी नहीं है कोई फोर्स। लेकिन अगर मैं क्या करूं जी, मैं इस रस्सी के साथ एक ये ईंट लगा दूं, ये मैंने ईंट लगा दी। अब जब मैं इस रस्सी के साथ ईंट को जोड़ूंगा, तो ये जो ईंट है, ये ब्लॉक जो है, अब आपको पता है ये ब्लॉक है, हर बॉडी का वेट होता है, हर बॉडी का वेट होता है, तो इस ईंट का भी एक वेट होगा जो ऐसे नीचे एक्ट कर रहा होगा, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। ये क्या हो गया? ये वेट हो गया, ठीक है जी। तो आपने रस्सी के साथ जैसे ही एक ब्लॉक जोड़ दिया, अब ब्लॉक की वजह से रस्सी के पास एक फोर्स आ गई नीचे की तरफ, वेट ऑफ द ब्लॉक। जो वेट ऑफ द ब्लॉक है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। थर्ड लॉ के मुताबिक, न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक, जब भी कोई फोर्स अप्लाई होती है, अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स आ जाती है। तो ये चीज यहाँ पर भी अप्लाई होगी। अब आप देख रहे हैं नीचे की तरफ एक फोर्स है, तो अब आपकी एक फोर्स ऊपर की तरफ भी आ जाएगी, ये वाली,
ऊपर की तरफ भी एक फोर्स आ जाएगी। इस ऊपर की तरफ जो फोर्स आई है ना धागे के अंदर, इसको आप कहते हो टेंशन, दैट इज टेंशन। ये वेट है, नीचे की तरफ जो है वो वेट है, ऊपर की तरफ जो है वो टेंशन है। ठीक है, ये तो टेंशन होता है। अगर आप इस ब्लॉक को हटा दें तो वेट खत्म हो गया। अब वेट खत्म हो गया तो जाहिर बात है फिर टेंशन भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि टेंशन की वेट की वजह से टेंशन आ रहा होता है। तो टेंशन क्या है, अगर आप एक स्ट्रिंग एक धागे के साथ एक वेट को लटका दें तो वेट नीचे की तरफ एक फोर्स अप्लाई करना शुरू करेगा, पलटे में एक ऊपर की तरफ धागे में फोर्स पैदा हो जाती है, उस फोर्स को आप कहते हो टेंशन। वेट से ताल्लुक है, अगर आप वेट खत्म कर दें टेंशन खत्म हो जाएगी। तीन बातें जरा यहाँ समझने वाली है, वो ये कि टेंशन और अगर वेट बराबर हो तो क्या होता है। अगर टेंशन और वेट बराबर हो तो फिर ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में होगा, क्योंकि वेट नीचे लेके जाना चाह रहा है, टेंशन ऊपर लेके जाना चाह रहा है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में खींच रहे हैं। अगर दोनों बराबर है तो वो इक्वल हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ऑब्जेक्ट जो है वो रुका हुआ होता है। आपने रस्सा कशी का मुकाबला देखा होगा कि एक बड़ी सी रस्सी लेते हैं और दोनों तरफ कुछ आदमी खड़े हो जाते हैं, एक तरफ 5 दूसरी तरफ 5। अब जैसे वो स्टार्ट कहते हैं हमें फिर भी रस्सी रुकी हुई नजर आती है, रुकी, फिर रस्सी रुकी हुई, हालांकि स्टार्ट कह दिया, रस्सी क्यों रुकी हुई है, क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रही है। अब लेफ्ट साइड से भी इक्वल फोर्स लग रही है, राइट साइड से भी इक्वल फोर्स लग रही है, दोनों फोर्स एक जैसी है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैंने आपको बताया था डायरेक्शन अपोजिट फिजिक्स में हम प्लस माइनस कर देते हैं, तो एक आप कह लें प्लस की फोर्स है, एक आपकी जो है वो माइनस की फोर्स है, तो प्लस की 10 माइनस की 10 0 हो जाता है। तो दोनों तरफ से जब बराबर फोर्स लग रही होती है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, रस्सी आपकी रुकी रहती है। यही मामला यहाँ पर है। अगर आप टेंशन और वेट बराबर है, वेट के बराबर टेंशन है तो वेट नीचे है, इसको आप प्लस कह लें, टेंशन ऊपर है तो आप इसको माइनस कहेंगे। तो दो इक्वल फोर्सेस है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगी, आपका ये ब्लॉक रुका हुआ रहेगा। दूसरा केस क्या होगा जी, टेंशन इज ग्रेटर देन वेट। अगर ये दोनों बराबर ना हो बल्कि टेंशन बड़ी हो, वेट छोटा हो, तो अब टेंशन ज्यादा है यानी ऊपर की तरफ, टेंशन तो ऊपर की तरफ लग रही है, ऊपर की तरफ यानी ये वाली फोर्स जो है, ये वाली फोर्स ज्यादा हो रही है। जाहिर बात है जिस फोर्स जो फोर्स ज्यादा होगी ऑब्जेक्ट फिर उसकी तरफ मूव करने लग जाता है, तो अब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। वही रस्साकशी वाला मुकाबला ध्यान में रखें। अब अगर आप रस्सी के अंदर एक तरफ से ज्यादा फोर्स लगना शुरू हो गई तो फिर रस्सी उस तरफ मूव करने लग जाती है। अगर सीधे हाथ की तरफ के लोग जो है ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, रस्सी सीधे हाथ की तरफ जाना शुरू कर देती है, तो जिधर फोर्स ज्यादा होगी ऑब्जेक्ट उस तरफ मूव करता है। तो अगर आपकी ये टेंशन ज्यादा हो गई, ऊपर वाली फोर्स ज्यादा हो गई, वेट कम हो गया, तो अब आपका ये ब्लॉक कैसे मूव करेगा, अपवर्ड, टेंशन की तरफ, क्योंकि टेंशन ज्यादा है लिहाजा टेंशन की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, अपवर्ड। तीसरा केस क्या होगा कि अगर वेट, या यूं ही करें, टेंशन इज लेस देन वेट। अब वेट ज्यादा है टेंशन कम है, ठीक है, अब की बारी में ये वाली फोर्स हमने ज्यादा कर दी, वेट ज्यादा हो गया टेंशन कम है, तो जाहिर बात है मैंने आपको ऊपर बताया जो फोर्स ज्यादा होगी ऑब्जेक्ट उस तरफ मूव करेगा, तो अब ये वाली फोर्स ज्यादा है लिहाजा ऑब्जेक्ट इसके हिसाब से मूव करेगा, यानी कि डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। ठीक है, तो अगर अभी मैंने कहा है ना आपको कि लिफ्ट की एग्जाम्पल अभी इसमें शामिल नहीं है, लिफ्ट हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन याद रखें बार बार मैं हमेशा लिफ्ट पे ही आ जाता हूँ, यहीं पर ही, ये मेरी आदत है। अगर हम लिफ्ट में बैठे हुए होते हैं ना, तो अब आपकी लिफ्ट धागे से जुड़ी हुई होती है, ऊपर एक रस्सी से जुड़ी हुई होती है, टेंशन वाला केस है यहाँ पर भी, एक लिहाज से देखा जाए तो टेंशन का केस है, क्योंकि वो लिफ्ट जो है वो ये हो गया डब्बा, और जो लिफ्ट को पकड़ा हुआ होता है रस्सी वो ये हो गई। अब रस्सी के अंदर फोर्स आ गई टेंशन। अब अगर आपकी रस्सी ऊपर, आपकी लिफ्ट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है ये, तो इसका मतलब क्या है, टेंशन ज्यादा वेट कम। ऊपर कब जाते हो आप, जब टेंशन ज्यादा होती है वेट कम, तो जब आपकी लिफ्ट ऊपर जा रही होगी ना आपका वेट कम हो जाता है, इसीलिए तो आपको अजीब अजीब सी उल्टी सी महसूस होती है जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है। कभी आप लिफ्ट में बैठे और ऊपर जाएं, देखिएगा आपको थोड़ा सा अजीब अजीब सा महसूस होता है, क्योंकि आपका वेट कम हो गया, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है अपवर्ड, और अपवर्ड के लिए क्या होता है, टेंशन कम होता है, टेंशन सॉरी ज्यादा होता है, वेट कम हो जाता है। तो जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है आपका वेट कम हो जाता है, और कम होने की वजह से आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है। इसी तरीके से जब लिफ्ट नीचे जा रही होती है, ये डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड केस के अंदर क्या होता है, वेट ज्यादा होता है। तो जब आपकी लिफ्ट नीचे जा रही होती है ना, आपका वेट बढ़ जाता है, और उसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप नीचे की तरफ जा रहे हो। आप जब लिफ्ट आपकी नीचे जा रही होती है आपको ऐसा लगता है कोई आपको नीचे दबा रहा है, क्योंकि वेट ज्यादा है।
वेट ज्यादा है, आप नीचे की तरफ जाने की कोशिश करते हो। तो ये लिफ्ट में हम पढ़ेंगे, चैप्टर 6 में आएगा लिफ्ट, उसके अंदर काफी डिटेल में पढ़ेंगे, वेटलेसनेस वगैरह कहलाता है ये। तो ये 3 बातें जरा याद रखिएगा। अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है इसका मतलब है टेंशन वेट बराबर है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है टेंशन ज्यादा है, और अगर ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो इसका मतलब है वेट ज्यादा है। अब आते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग के केसेस पर। अच्छा जी, मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर 2 पार्ट है। पहला पार्ट आपका वो है जिसमें आप रिवाइज करते हो पिछली चीजों को, और दूसरा पार्ट वो है जिसमें आप नई चीजें पढ़ते हो, या यूं कहने के इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हो जो पेपर में बहुत आती है। अब आपका वो पार्ट स्टार्ट हो रहा है। आपने जो पिछला रिविजन करना था वो सब हो गया। अब आप इस चैप्टर में अब से जो आप चीज पढ़ोगे वो आप समझ लो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई जरूरी है। लाजमी आपके जहन में अच्छे तरीके से होना चाहिए। जो अब तक टॉपिक पढ़ाया ये नहीं आता, टॉपिक आता है अब से जो आपको पढ़ाऊंगा इस चैप्टर का। तो अब हम कह रहे हैं टेंशन के केसेस, केस नंबर 1, केस नंबर 2। पहले इसको लिख लेते हैं, टेंशन के केसेस। टेंशन के केसेस क्या है कि अगर हमारे पास, हमने तो अभी देखा है ना कि एक धागे से एक ब्लॉक बांधा है, ठीक है, एक धागे से, मैं बना देता हूँ यहाँ पे दोबारा। अभी तो मैंने क्या किया था, अभी मैं हॉरिजॉन्टल धागा ले रहा हूँ, चले मैं वर्टिकल ले लेता हूँ। ये मेरे पास एक धागा है और ये स्ट्रिंग है, और मैंने इसके साथ एक ब्लॉक बांधा हुआ था। ये वाला केस अभी स्टडी कर रहा था मैं ऊपर, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 ऑब्जेक्ट बांध देंगे, यानी कि स्ट्रिंग के दोनों सिरों पे ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। अब हम देखेंगे कि अब क्या मामला होते टेंशन के, ठीक है। इसको आप कहते हो टेंशन के केसेस। तो अब तक जो आपने टेंशन पढ़ी है, ये वाली जो आपने टेंशन पढ़ी है, व्हाट इज दिस, कि इसमें आपने स्ट्रिंग के एक सिरे पे वेट को बांधा हुआ था, दूसरा सिरा फिक्स था या फ्री था। और अब जो आप पढ़ने जाओगे उसमें क्या होगा कि अब आपके पास स्ट्रिंग होगा और उसके दोनों सिरों पर ऑब्जेक्ट लगा हुआ होगा। अब इसके 2 केसेस होते हैं, टेंशन के 2 केसेस होंगे। एक कहलाता है केस 1। केस 1 में क्या होगा, मैं इस डायग्राम को किनारे पे ले जाता हूं। अच्छा ठीक है, नहीं बल्कि सही है, सही टाइम अभी इतना है। तो टेंशन के केसेस क्या है कि मैं एक स्ट्रिंग लूंगा और उसके दोनों सिरों पे कुछ वजन या कोई ऑब्जेक्ट बांध दूंगा। केस 1 क्या होगा, व्हेन बोथ मूव वर्टिकली, इसको आप कहते हो केस 1। व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट्स मूव वर्टिकली, यानी कि ये दोनों ऑब्जेक्ट, ये दोनों ब्लॉक जो लगे हुए ना, ये वर्टिकल मूव करें, लंबाई में मूव करें, वाई एक्सिस में मूव करें, ठीक है। इसको आप कहते हो टेंशन का केस 1। अब हम ये केस कैसे बनाते हैं जी, इसकी डायग्राम बनाते हैं। मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक लंबाई में कैसे मूव कराऊं, इसके लिए हम इस सेटअप को थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे चेंज करते हैं मैं दिखा देता हूँ आपको। हम क्या करते हैं, एक पुली ले लेंगे। पुली कहते हो आप, आपने देखा होगा, खैर पढ़ा भी है आपने मैट्रिक क्लास में। एक गोल सी राउंड सी ऑब्जेक्ट होती है जिसके जरिए आप पुल वगैरह, ये जो होते हैं कुएं, कुएं के अंदर से चीजें निकालते हो, इसको आप कहते हो पुली, ठीक है जी। तो हम एक पुली ले लेते हैं और पुली के ऊपर से आपने वो स्ट्रिंग गुजार लिया, ये देखें ऐसे। और इस स्ट्रिंग के दोनों सिरों पे क्या बंधा हुआ था, वो मास बंधा हुआ था। ये आ गया जी मास, ये ऑब्जेक्ट आ गया, एक ये रहा और दूसरा ये रहा। मैंने ऐसे रख दिया सेटअप को। तो सेटअप मैंने बनाया हुआ था कि एक स्ट्रिंग लिया हुआ था और स्ट्रिंग के दोनों सिरों पे मैंने ऑब्जेक्ट लगाए हुए थे। अब मैंने उसको, दोनों ऑब्जेक्ट को मुझे चूंकि वर्टिकल मूव कराना था, तो मैंने क्या किया, उस स्ट्रिंग को एक पुली के ऊपर से गुजार लिया। अब अगर आप सोच लो, देख लो, ऑब्जर्व करो, अब अगर आप दोनों ऑब्जेक्ट को हिलाओगे तो कैसे मूव करेंगे, वर्टिकली। इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं मूव करूंगा नीचे की तरफ, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, या इसको नीचे की तरफ मूव करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। दोनों सूरतों में दोनों बॉडीज वर्टिकली मूव कर रही है। तो ये केस अब हमें स्टडी करना है, ठीक। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें। ठीक है, तो हमारे पास टेंशन के केसेस है। पहला केस ये है कि हमें दोनों ऑब्जेक्ट को वर्टिकल मूव कराना है। मैंने क्या किया, पुली ली और पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग गुजारा और स्ट्रिंग के दोनों सिरों पर हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया, ठीक है जी। इस ऑब्जेक्ट को आप कह दोगे, इसको आप कह लेते हैं बी, इसका नाम हमने बी रख दिया, और इसके मास को आप कहेंगे m2, पता नहीं कहाँ लिखा है मैंने, ये रहा। और इसको हम ए कह देंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। इसको हम ए ऑब्जेक्ट नाम दे देते हैं, इसका नाम है ए,
और इसका मास जो है हम कहेंगे m1 है। ठीक है, ये m स्मॉल है, आप कैपिटल आ रहा है इसमें, अभी मेरे टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं इसको स्मॉल करूँ। ठीक है जी, तो मैंने दोनों बॉडीज के एक अच्छे अच्छे से नाम रख दिए, इसका नाम रख दिया ए और इसका नाम रख दिया बी। इसका मास कितना ले रहा हूं मैं m1, इसका मास कितना ले रहा हूं मैं m2। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ये कंसीडर करूंगा कि m1 जो है हमारे पास इज ग्रेटर देन m2। सबसे पहले तो मैं ये कंसीडर करूंगा, यानी कि m1 बड़ा है m2 छोटा है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट साइज में बड़ा है, ये बड़ा भी कर दिया, ये ऑब्जेक्ट साइज में बड़ा है, ये ऑब्जेक्ट साइज में छोटा है, लिहाजा इसका मास ज्यादा हो गया, इसका मास कम हो गया, ये मैंने यहाँ लिख दिया m1 इज ग्रेटर देन m2। अब आप सब जानते हैं, सबको कॉमन ऑब्जर्वेशन तो है कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी कि ये ऑब्जेक्ट ज्यादा ये ऑब्जेक्ट कम, तो ये वाला ऑब्जेक्ट नीचे आएगा ऐसे। ठीक है, और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट जो है वो अब उल्टा मूव करेगा। तराजू की एग्जांपल ले लो आप, तराजू के अंदर अगर आपने, तराजू में ऐसे ही होते हैं ना, एक यहाँ पे एक पान होता है, एक यहाँ पे पेन होता है, अगर आपने पेन, इस वाले पेन पे ज्यादा वजन रख दिया तो ये नीचे आता है, ये ऊपर जाता है। ठीक है, तो हमने इस वाले को ए ऑब्जेक्ट का वजन ज्यादा कर दिया, लिहाजा ए ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है और बी ऑब्जेक्ट जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है। दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन पैदा हो गया, जो हमारी कंडीशन थी कि दोनों ऑब्जेक्ट मूव करने चाहिए वर्टिकली। तो अब देख लें, दोनों ऑब्जेक्ट वर्टिकली मूव कर रहा है। अब इस सिचुएशन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फोर्सेस स्टडी करते हैं, फोर्सेस देखते हैं, फोर्सेस ऑन ए। सबसे पहले हम देखते हैं कि ए जो ऑब्जेक्ट है उस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है। ए ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला, इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है पहले ये देखते हैं। अभी आपको बताया हुआ है हर ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगती है, कौन सी, वेट। ठीक है, वो हमेशा ऐसे नीचे की तरफ एक्ट करती है। ये क्या हो गई, ये वेट हो गया। तो पहली फोर्स जो मैंने ऑब्जर्व करी वो थी इसके अंदर वेट, जिसको मैं कहूंगा W1। और दूसरी फोर्स कौन सी होगी, जाहिर बात है वेट के अगेंस्ट में, वेट के मुकाबले में एक टेंशन पैदा हो जाती है स्ट्रिंग में, तो एक टेंशन आ गई होगी इस धागे के ऊपर, ऐसे ऊपर की तरफ, ये टेंशन हो गई। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ए बॉडी के मास को ज्यादा कर दिया, बी को कम। इससे क्या हुआ, ए नीचे जा रहा है, बी ऊपर जा रहा है। अब मैं बारी बारी देखूंगा दोनों बॉडीज पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है। पहले मैंने लिया ए बॉडी, ए ऑब्जेक्ट ले लिया ये वाला, इसमें देखा मैंने कौन कौन सी फोर्स लग रही है। तो ये तो मामला बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसे ये वाला मामला था, ये वाला एक धागा और धागे से एक ऑब्जेक्ट, ये हो गया, देखें यहाँ पे, ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रहा उसका स्ट्रिंग। अब ये ऑब्जेक्ट है जी, आपको पता है जब ऑब्जेक्ट होता है तो उस पर एक फोर्स लग रही होती है, वेट होती है, वो ये रही W। तो पहली फोर्स कौन सी हो गई, वेट, जिसको मैंने कह दिया W1। W1 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस पर भी वेट होगा, इसका भी वेट होगा, इसको मैं W2 कहूंगा। और दूसरा, धागे पे फोर्स अप्लाई हो जाएगी, जाहिर बात है वेट मौजूद होता है तो फिर स्ट्रिंग पर भी एक फोर्स आ जाती है, तो उस फोर्स को आप टेंशन कहते हो, तो टेंशन भी आ गई यहाँ पे, तो टेंशन हो गई। दो फोर्सेस है ए बॉडी पर, बस, और तो मुझे कोई फोर्स नजर नहीं आ रही। एक बात। दूसरी बात, मैंने अभी आपको ऊपर बताया, अगर टेंशन वेट होते हैं और ऑब्जेक्ट नीचे मूव कर रहा होता है तो फिर कौन सी फोर्स ज्यादा होती है, ऑब्वियस बात है जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो वाली फोर्स ज्यादा होगी। ये देख लें, ऊपर लिखा हुआ भी था मैंने, जब डाउनवर्ड मूव करता है तो वेट ज्यादा होता है, टेंशन कम होता है। ठीक है, तो चूंकि ये वाला ए ऑब्जेक्ट नीचे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, लिहाजा वेट ज्यादा है, क्योंकि वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होता है। तो यहां पर क्या हुआ मामला, वेट 1 इज ग्रेटर देन टेंशन। ठीक है, तो ये दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता तो मैं कहता कि जी टेंशन और वेट बराबर है। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होता तो मैं कहता कि टेंशन ज्यादा है, और ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा था, जैसे अभी जा रहा भी है, तो मैंने क्या कहा कि वेट ज्यादा है, क्योंकि वेट वो फोर्स है जो नीचे लेके जा रही है, ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, इट मीन्स के वेट ज्यादा है। अच्छा, अब जब दो फोर्सेस हमारे पास होती है किसी ऑब्जेक्ट पर, तो फिर हम नेट फोर्स निकालते हैं। ठीक है, नेट फोर्स हम निकालते हैं। नेट फोर्स को आप F से डिनोट कर लेते हैं। और नेट फोर्स कैसे निकाली जाती है, नेट फोर्स कैसे निकाली जाती है, जो ज्यादा फोर्स है या जो बड़ी फोर्स है उसमें से आप माइनस कर दे छोटी फोर्स को, ज्यादा में से कम को माइनस कर दे, ऐसे आप नेट फोर्स निकाल लेते हो। तो मेरे पास इस ए बॉडी पे दो फोर्सेस हैं, वेट और टेंशन, लिहाजा मैं अब नेट फोर्स निकालूंगा। और नेट फोर्स कैसे निकालूंगा, ज्यादा में से कम को माइनस करके। तो ज्यादा कौन सी है इसमें, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, वेट ज्यादा है, टेंशन कम है, लिहाजा मैं वेट में से माइनस कर दूंगा टेंशन, ऐसे मैं नेट फोर्स निकाल लूंगा।
अब हम फॉर्मूले डाल देते हैं। एफ का फॉर्मूला होता है एम ए, ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है एम ए। यहाँ पर एम कौन सा है 1, है ना, मास 1 है ए बॉडी का, लिहाजा मैंने M1 ए कर दिया। इसी तरह वेट का फॉर्मूला डाल दें। वेट का फॉर्मूला क्या होता है mg, लेकिन यहाँ पे मास कौन सा है M1 है, लिहाजा मैं कहूंगा M1g। माइनस टेंशन का मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सारी कहानी जो कर रहे हैं हम टेंशन के फॉर्मूला बनाने के लिए कर रहे हैं, लिहाजा टेंशन ही लगा दी। ये हो गई मेरे पास इक्वेशन 1। यहां तक किसी को कोई सवाल है तो पूछे जल्दी से। छेदी किसी को कोई सवाल है यहाँ तक टेंशन के केस 1 की पहली इक्वेशन तक? मैंने देखा ए पर कौन कौन सी फोर्सेस है, तो मुझे 2 फोर्सेस नजर आई, वेट और टेंशन। फिर मैंने देखा ऑब्जेक्ट मूव चूंकि नीचे कर रहा है, लिहाजा मैंने क्या किया, वेट ज्यादा है टेंशन कम है। 2 फोर्सेस होती है तो हम नेट फोर्स निकालते हैं। ये मैं नेट फोर्स निकाल रहा हूँ। कैसे निकालते हैं, ज्यादा में से कम को माइनस करके। तो ज्यादा फोर्स आपने पहले लिख दी, माइनस ये आपकी कम फोर्स है। फिर फॉर्मूले डाल दिया आपने, वेट फोर्स की जगह आप एम ए डाल दिया, डब्ल्यू की जगह आपने एम जी डाल दिया। 1 क्यों लगाया है, क्योंकि आप ए बॉडी की बात कर रहे हैं और उसका मास जो है एम नहीं है, M1 है। ठीक है, अब यहां पर एक काम ये करेंगे हम, पहले तो रिकॉर्डिंग को रोकते हैं, थैंक यू। तो अब हम दूसरी बॉडी पर एक ए बॉडी पर हमने फोर्सेस निकाल ली और ये इक्वेशन तैयार हो गया आपके पास। इक्वेशन नंबर 1 ये आपका रेडी है, इसको याद रखिएगा। अब हम बिल्कुल यही काम करेंगे दूसरी बॉडी पर। अब ये आपके पास दूसरी बॉडी है, इस पर देखें कौन कौन सी फोर्स है। एक ऐसे नीचे की तरफ लग रही होगी, उसको आप कहोगे वेट, और एक इसी तरह धागे पे आ जाएगी, उसको आप कहोगे टेंशन। वही 2 फोर्सेस होंगी, इसमें भी एक वेट और एक टेंशन। ठीक है, मैं यहीं पे कर लूं, चले मैं नीचे जा रहा हूं। एक 2 मिनट दीजिएगा, मेरा डायग्राम तुम्हारा बनाने नहीं चाह रहा ना, मुझे कोफ्त आती है डायग्राम बनाते हुए। इस डायग्राम को कॉपी कर लूं, कॉपी कर लिया मैंने। हाँ, लो जी, धागा नहीं आया। कहाँ है वो धागा, ये रहा, छुपा हुआ है। हाँ जी, डायग्राम मैंने कॉपी कर लिया। तो आपने देखा मैंने ए ऑब्जेक्ट लिया, उस पर देखा फोर्सेस कौन सी है, और ये इक्वेशन मैंने बना ली, इसको याद रखेंगे हम। अब हम बिल्कुल यही काम करेंगे दूसरे ऑब्जेक्ट पे। तो अब हम ये आ जाते हैं डायग्राम पर। अब हम चेक करेंगे फोर्सेस, फोर्स ऑन बी। दूसरे ऑब्जेक्ट पे देखते हैं। देखिए जी, ये है दूसरा ऑब्जेक्ट। जाहिर बात है ये भी ऑब्जेक्ट है, तो एक तो इस पे ये आ गई वेट, एक तो इस पे कौन सी फोर्स होगी, वेट होगा। इसको आप क्या कहोगे, W2, क्योंकि W1 आपने ए की वेट को कहा था, ए बॉडी के वेट को। अब जाहिर बात है वेट है, तो फिर जाहिर सी बात है धागे में एक टेंशन पैदा हो जाएगी। तो दूसरी फोर्स कौन सी हो गई, टेंशन। वही 2 फोर्सेस इसमें भी है जो आपके पास ए बॉडी पे। ए बॉडी पे भी वेट था, इसमें भी वेट है। ए बॉडी में भी टेंशन आ गई थी, इसमें भी टेंशन आ गई, क्योंकि दोनों धागे से जुड़े हैं। बस फर्क क्या है, फर्क ये है कि यहाँ पर टेंशन ज्यादा होगा, टेंशन इज ग्रेटर देन वेट 2। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, बी वाला, ये कैसे मूव कर रहा था, ऊपर की तरफ, ऐसे, है ना। ए जो है वो नीचे जा रहा है, बी जो है वो ऊपर जा रहा है। और जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होता है, अपवर्ड मोशन होता है, तो हम क्या कहते हैं, टेंशन ज्यादा है ना, क्योंकि टेंशन ऊपर की तरफ होती है। तो चूंकि ये बी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स लग रही होती है, टेंशन, लिहाजा इसमें क्या कहूंगा, बी के अंदर में कि टेंशन ज्यादा है, वेट कम है। यहां पर डिफरेंस है। ए बॉडी में क्या था देखें, वेट ज्यादा था, टेंशन कम। वेट ज्यादा था इसलिए वो नीचे जा रहा था, और बी के अंदर उल्टा हो गया, टेंशन ज्यादा है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे टेंशन ज्यादा है, वेट कम है। जाहिर बात है 2 फोर्स है, तो अब हम नेट फोर्स निकालेंगे। नेट फोर्स कैसे निकालोगे, एफ, या नेट फोर्स हो गया एफ इज इक्वल टू, ज्यादा में से कम को माइनस कर दें आप। अब इसमें ज्यादा कौन सी है, टेंशन, माइनस कर दें कम कौन सी है, वेट 2। फॉर्मूले डाल दें, एफ की जगह आ गया एम ए, लेकिन एम कौन सा होगा, M2 होगा।
क्योंकि हम दूसरी बॉडी की बात कर रहे हैं। टेंशन का कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, वेट का फॉर्मूला होता है mg, लेकिन m कौन सा होगा, m2 होगा, क्योंकि हम दूसरी बॉडी की बात कर रहे हैं। ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी। तो हमने ये दोनों बॉडीज को देखा, ए को भी देखा, बी को भी देखा। दोनों बॉडीज पर हमने देखा कौन कौन सी फोर्स लग रही है, और फिर नेट फोर्स का एक एक इक्वेशन बना लिया। ठीक है, तो अब हम दोनों इक्वेशंस को एक तरफ कर लेते हैं। ये हमारे पास ए बॉडी की इक्वेशन है, कॉपी किया और यहाँ लिख दिया। ठीक है, अकेलते जरा पीछे। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई दोनों बॉडीज को स्टडी करने के बाद। एक इक्वेशन आ गई आपके पास ये वाली, इसको आप कहोगे इक्वेशन 1, और एक आ गई ये, इसको आप कहोगे इक्वेशन 2। ठीक है, तरतीब सही कर लेता हूँ मैं। ये तो ये आपके पास इक्वेशन 1 है, ए बॉडी से हासिल की है। ये आपके पास इक्वेशन 2 है, बी बॉडी से हासिल की है। अब हम क्या करेंगे, हमें देखें ये इस केस के अंदर हम करना क्या चाह रहे हैं, हम ये केस कर क्या रहे हैं, मैं तो ये भी तो बताना भूल गया। देखो हम कर क्या रहे हैं, इस केस के अंदर हमें दो फॉर्मूले बनाने, एक बनाना है एक्सेलरेशन के लिए और एक बनाना है इस टेंशन के लिए। ठीक है, तो हम ये सारी जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमने ये जो दो इक्वेशंस बनाई हैं, अब हम इन दो इक्वेशंस की मदद से दो फॉर्मूले बनाएंगे। एक होगा एक्सेलरेशन का और एक होगा टेंशन का। ठीक है, लेकिन हम ये अब करेंगे इंशाल्लाह कल की क्लास में, क्योंकि अभी मुझे लगता है थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। अभी आपने बस ये दो इक्वेशंस देख लिए, आप समझ ले केस 1 का आधे से ज्यादा काम आपने निपटा दिया। अब हम इंशाल्लाह इन दो इक्वेशंस के जरिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनाएंगे, इनको प्लस करके। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं प्लस करूंगा तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाएगा, और इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो टेंशन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले हमें बनाने, एक एक्सेलरेशन का एक टेंशन का। एक्सेलरेशन के लिए हम प्लस करेंगे, टेंशन के लिए हम डिवाइड करेंगे। जैसे हमारे दो फॉर्मूले हो जाएंगे, केस 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक और केस होता है केस 2, हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह हम कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि टाइम थोड़ा ऊपर हो गया। मेरी 9 बजे एक और क्लास है।